हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आज की अपनी कक्षा में। तो सर, जिनको नहीं पता, अपना चल रहा है स्पोम नामक सब्जेक्ट का लो का फ्री वाला बैच। हाँ जी सर, पूरा का पूरा फ्री बैच पूरा मिल रहा है आपको यूट्यूब पे। हाँ जी सर, पूरा का पूरा फ्री बैच। तो उसमें अपन पहुंच गया चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो सर चलो शुरू करें, पर शुरू करने के पहले एक चीज बता दूं। देखो भाई, जिन्होंने मुझसे ऑडिट पढ़ी हुई है ना, तो वो मेरे से अलग एक्सपेक्टेशन रखेंगे यहाँ पर। वो एक्सपेक्टेशन पे मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मतलब वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसको अपन को पाना, इसमें कितने लाने हैं स्पोम के मार्क्स, ना तो सीए फाइनल में जुड़ते हैं, ना कहीं मार्कशीट में लिखे आते हैं, मतलब यूजलेस। एक तरह से जेन्युइनली बताओ तो पासिंग के पर्पज से, मतलब रैंक एग्जामिशन सीए बनने के पर्पज से यूजलेस। ठीक है, पर फिर भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर मेरा टारगेट है मैं 30 to 40 आवर्स इसको कंप्लीट करा दूं, 30 से 40 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट करा दूं। तो इसलिए मैं इसको खींचूंगा नहीं जबरदस्ती। अब जैसे ऑडिट में मैं क्या कराता हूं तुमको पता है, बार बार समझाता हूं, बार बार रटाता हूं कि क्लास में याद करके जाना है, बार बार समझाना रटाना, समझाना रटाना, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज, बार बार रिवाइज। वो चीजें यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पढ़ेंगे अपन अच्छे से, पर बार बार समझाना, बार बार रटाना, बार बार रिवीजन करना, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन मेरे पास होगी। तो इसकी पढ़ने की बिल्कुल अलग अप्रोच होगी कि हाँ भाई, अपन को एग्जाम में स्पॉम क्लियर करना है, चुपचाप वो स्पॉम क्लियर करके आना है। वो उस हिसाब से रहेगा कि गलती से 2-5 क्वेश्चन नहीं भी है अपन को, तो चाहिए तो 50 मार्क्स ना यार, क्यों टेंशन लेना। मतलब बिना फालतू बर्डन के साथ मत पढ़ना इसको। 6 सब्जेक्ट पढ़ी, उन पे पूरा ध्यान दो। ऑडिट अभी तुम मुझसे पढ़ना, जब पता पड़ेगा उस पे कैसे पढ़ते हैं अपन फिर। ठीक है ना, तो अप्रोच पूरी अलग रहेगी। और आईबीएस है, आईबीएस के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों के हिसाब से अपन पढ़ेंगे, आईबीएस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सर शुरू करते हैं। सर, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर ये चैप्टर क्या बोलता है, देखो सर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है सर? सर ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, किसी की बात न मानना, उस बेचारे के साथ कुछ गलत करना। तो ये दो वर्ड है, ये चैप्टर दो चीजों से डील करेगा, एक तो ऑपरेशन, एक मिसमैनेजमेंट। सर ऑपरेशन सर क्या होता है सर? कभी कभार ऐसा नहीं होता कि आप अपने किसी दोस्त का दबाव करते हो, कोई स्कूल के अंदर कोई भोला भाला दोस्त होता है, उस बेचारे को सारा ग्रुप मिलके ऑपरेशन करता है उसका, मतलब उसको ऑपरेस करते हो। एक हर एक ग्रुप के अंदर होता है, जैसे 3 जनों का दोस्त का ग्रुप होता ही होता है बेसिकली। 3 जनों में बेचारे की एक अकेला दोस्त होता है। ये क्या बन गया, ये मुंडा बन गया, बिल्ली बन गई। हाँ, मतलब 3 जनों के बीच के अंदर ये 3 जने, तो एक बेचारा अकेला होगा ही होगा, जिसका ये 2 जने मिलके एक ऑपरेशन करते, इसको बेचारे को दबाते, इसकी कई बात नहीं मानते, इसका हमेशा बुरा करते। मतलब हालांकि इधर दोस्तों में तो फिर भी मन में ऐसा कुछ नहीं होता, पर इधर तो अभी जो चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें इस बेचारे तीसरे की तो बहुत बुरी मारी जा रही है, तीसरे की बहुत बुरी मारी जा रही है। तो मतलब मेजोरिटी मिलके माइनॉरिटी की बहुत बुरी ठोक रहे हैं, माइनॉरिटी की बहुत बुरी ठोक रहे हैं। ऐसा वाला केस चल रहा है यहाँ पर। तो मतलब आप किसी भी इंसान को, किसी भी शेयर होल्डर को, यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे ऑपरेशन किसका अपन बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर का। किसी शेयर होल्डर को बेचारे को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो बेचारे कम है, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, वो उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। कंपनी की एसेट है, मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, कंपनी की एसेट खुद के लिए यूज में ले रहे हैं, खुद कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खुद के लोगों के भले के लिए, खुद के रिश्तेदारों के भले के लिए। कंपनी को ऐसे चलाया जा रहा है कि मेजोरिटी का फायदा हो, माइनॉरिटी बिल्कुल नुकसान में रहे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमेशा नुकसान में रहे। तो ये बेचारे माइनॉरिटी क्या करे, इनका दबाव होता जा रहा है, तो ये चैप्टर उससे डील करेगा। या फिर दूसरा केस है मिसमैनेजमेंट, कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, कंपनी कंटिन्यूअस, कंपनी बर्बाद होती जा रही है, डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, जानबूझ के हर कैसे धंधा चला रहे, जानबूझ के पता है गलत चल रहा है तो भी चला रहे, कोई परवाह नहीं है शेयर होल्डर वगैरह किसी, तो उस पर। ठीक है, तो अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, और ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए ना, अब मतलब ऐसा होता है कि आप ट्रिब्यूनल को केस वेस फाइल कर सकते हो कि हमको रेमेडी दो, हमको रेमेडी दो। वो कल मिला के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, हमको रेमेडी दो, हमारा बचाव करो। पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कौन फाइल कर सकता है, जब किसका ऑपरेशन हो रहा हो, ऑपरेशन केवल शेयर होल्डर का हो रहा है। तो कोई भी दूसरा बंदा आके नहीं बोल सकता, कोई डायरेक्टर आ गया, कोई डायरेक्टर आ गया कि सर ये लोग मेरे को मार रहे हैं, मेरे पे दबाव बना रहे, भाई ऐसे तेरा ऑपरेशन का कोई केस नहीं है, तो कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो ये चैप्टर पूरा डील करता है जब शेयर होल्डर का ऑपरेशन हो रहा हो, शेयर होल्डर को कोई दबा रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा, उसके साथ गलत हो रहा है। तो सर पहले ना इसका एक बहुत बड़ा फेमस केस लो है, जो ये है फोर्स वर्सेस हार्बोटल। नाम से समझ में आ गया होगा भाई, इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते, इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते, इंडिया में पप्पू पिंकी गप्पू गप्पी ऐसे नाम होते हैं कुल मिला के। ठीक है ना, हाँ चलो। तो ये कुल मिला के ये केस हुआ था, उसके बाद से शायद ऐसा लगा कि इस चैप्टर की जरूरत है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो हुआ क्या था, 2 शेयर होल्डर थे, नहीं सॉरी, बहुत सारे मेजोरिटी शेयर होल्डर थे,
वो कंपनी की एसेट को खुद पर्सनल यूज के लिए यूज ले रहे थे, कंपनी के एसेट को पर्सनल यूज के लिए यूज ले रहे थे। तो यहाँ पे बेचारे माइनॉरिटी है, दो चार माइनॉरिटी बचे, दो चार माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये गए ट्रिब्यूनल के पास कि यार ये देखो, इनको समझाओ, ये कंपनी के एसेट मेजोरिटी शेयर होल्डर खुद के लिए क्यों यूज ले रहे हैं, तो कंपनी की एसेट, सही बात है। पर कोर्ट ने उनको निकाल दिया, भाई ऐसे ऐसे करके भगा दे, ठीक है। कोर्ट ने बोला तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम नहीं बोलोगे, मतलब ऐसा उनको बोल दिया कोर्ट ने कुल मिला के कि जो गलत हो रहा है वो कंपनी के साथ हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो कंपनी के साथ हो रहा है, कंपनी के एसेट के साथ गलत हो रहा है, तो केवल कंपनी कोर्ट में जा सकती है, शेयर होल्डर नहीं जा सकते। कंपनी कोर्ट में कैसे जाएगी, मतलब मेजोरिटी का अप्रूवल लगेगा, मतलब मेजोरिटी का अप्रूवल लगता है, रिजोल्यूशंस लगते हैं, तो केवल कंपनी कोर्ट में जा सकती है, तुम लोग नहीं आ सकते कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। कंपनी और शेयर होल्डर अलग पर्सन है, तो कंपनी के साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो कंपनी आएगी, तुम नहीं आओगे बीच में। तो यहां पर ये केस ने गड़बड़ाई कर दी थी, तो ये केस लो आज तक भी आधे लोग मान लेते हैं, अब तो फिलहाल, अब तो नहीं, अब तो फिलहाल चैप्टर बन गया पूरा का पूरा, अब तो है, ठीक है। तो ये देखो कोर्ट रिजेक्ट कर दिया था, कोर्ट ने रॉन्ग वाज डन टू द कंपनी, तो कंपनी केवल केस फाइल कर सकती है, केवल इंडिविजुअल शेयर होल्डर मुंह उठा के नहीं आ सकते कि कुछ गलत हो रहा है कंपनी के हिसाब से। तो रूल ऑफ मेजोरिटी हमेशा लगता है, ऐसा इस केस लो ने बोला था। पर फिर भी अब इस रूल के एक्सेप्शन बनाए कि कभी भी कोई मेजोरिटी लोग ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो इलीगल काम हो, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिससे फ्रॉड ऑन मेजोरिटी की मेजोरिटी वाले लोग फ्रॉड कर रहे हैं बेचारे माइनॉरिटी के साथ, वैसा भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर कैन नॉट यूज देयर पावर टू डिफ्रॉड द माइनॉरिटी, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो फ्रॉड, आप जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हो माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल सर यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर ने मिलके जानबूझ के रिजोल्यूशन पास कर लिया, मेजोरिटी शेयर होल्डर ने मिलके जानबूझ के रिजोल्यूशन पास कर लिया कि ये जो माइनॉरिटी शेयर्स है ना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इनके शेयर को हड़प लो, इनके शेयर्स को हड़प लो, कि इनको बेचार को कंपनी से निकाल दो। इन्होंने जानबूझ के मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी है, ये तो मेजोरिटी है, ये बेचारे माइनॉरिटी के साथ गलत कर रहे हैं, इनके शेयर्स जानबूझ के छीन रहे हैं, तो ये गलत है भाई, ये ऑपरेशन का केस है, ये फ्रॉड कर रहे हो तुम बेचारों के साथ, दबा रहे हो बेचारे, ऐसा ऐसा वाला, ठीक है। तो मैं अब ये कुछ केस लॉ से इसकी कंक्लूजन बताता हूँ, केस लॉ तो बहुत बड़े बड़े थे, मैंने कंक्लूजन डाल दिया, अब इतने लोड मत लेना, मैं जो बताऊँ वहाँ पे टिक मारो, जैसे इस पे क्रॉस कर दिए, कुछ काम करना ही है कि कुल मिला के ऑपरेशन, ये बोल रहा है कि ऑपरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो विजिबल हो, थोड़ा विजिबल हो, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा किसी ने तुम्हारे चूटिया भर दिया, किसी ने चिमटी भर दी, तुम्हारे बटका भर के चले गया, तो तुम बोलोगे मेरा ऑपरेशन हो गया, नहीं, ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए तो एटलीस्ट विजिबल डिपार्चर हो, कि साफ दिख रहा हो कि ये इंसान दूसरे वाले इंसान के साथ गलत कर रहा है, ये इंसान दूसरे वाले इंसान के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ फेयर डीलिंग नहीं कर रहा, ऐसा साफ दिखना चाहिए, ठीक है। और एक केस मैंने तुमको पहले बता दिया, केवल मेंबर की कैपेसिटी में ऑपरेशन हो रहा है तो ही बात होगी, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टर आ गया, क्रेडिटर आ गया, मेरे साथ ऑपरेशन हो रहा है, ना, तू भाड़ में जा। और साथ में ऑपरेशन ना कंटिन्यूअस हो रहा है तो ही अपन उसको ऑपरेशन माने जाएंगे, ये कंटिन्यूअस एक्ट है सर, मतलब ऐसा नहीं कि यार जिंदगी भर तुम्हारे साथ कोई बहुत, वो दो दोस्त थे, ये इस तीसरे दोस्त के साथ जिंदगी भर, ये दोनों दोस्त तीसरे दोस्त का जिंदगी भर साथ देते आए, तीसरा दोस्त जब भी मुश्किल में हो, जब हमेशा तीसरे दोस्त का साथ देते आए, कभी मुश्किल में हो साथ देता है। एक बार गलती से इन दो दोस्तों ने इसको गाली क्या दे दी, वो वाली गाली दे दी, एक आधा थोड़ा उन मजाक में मार दिया, एक आधी गाली क्या दे दी, ये चले गया मेरा ऑपरेशन का, मेरे को ऑपरेशन कर रहे हो तुम लोग, भाई एक बार करा जिंदगी में तेरे साथ, एक बार, बाकी कितना साथ देते आ रहे, कोई रीजन हुआ होगा या गलती हो गई होगी तो ठीक है ना, वो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअसली तेरे साथ यही हो रहा है कि भाई 5वीं क्लास से 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक तेरी तो वो बहुत जरा ठोकते ही आ रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं तेरे को, तो भाई ऐसा वाला तो बात अलग है, तो ऑपरेशन है। तो ये कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए ना कि एक आधी बार गलत हो गया आपके साथ, उसमें आप अपने आप को ऑपरेशन मान लो कि मेरा ऑपरेशन हो, ठीक है। और अभी ये वाला केस, चलो अभी मैं आगे बताता हूँ, ये है काम का, पर ये आगे आएगा तुम्हारे काम से, यहाँ मैं बता दूं, चलो बता ही देता हूँ ना। अब देखो, अब जब भी आपके पास ऑपरेशन हो रहा होता है तो नीचे कुछ लिमिट दिए, सेक्शन 244 के अंदर, ये सेक्शन 244 ने ये लिमिट दी है कि अगर कभी भी आपको लग रहा है कि ऑपरेशन हो रहा है या कंपनी का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इतने लोग मिलकर 100 मेंबर या 1/10 मेंबर वगैरह, ये लोग मिलकर आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, कंपनी को संभालो, अब सही से कंपनी की कुछ रेमेडी लो, ये सारे लोग जा सकते हैं, 100 मेंबर, 1/10 वॉट, लेट से 100 मेंबर अभी मान लेते हैं। तो कभी भी ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, तो 100 मेंबर गए थे एप्लीकेशन करने, और 100 ही चाहिए थे, मिनिमम 100 मेंबर चाहिए तो उसको एप्लीकेशन करने के लिए। तो 100 मेंबर ने एप्लीकेशन फाइल तो कर दी, एप्लीकेशन
फाइल तो कर दी, पर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 15 जनों को धमकी मिल गई या 15 जनों को लगा कि यार मेरे को एप्लीकेशन नहीं करनी, फालतू चीजें। तो अब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद केवल 85 मेंबर ही रह गए जो बोल रहे कि हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, 15 जने निकल गए बस, इनके साथ अब नहीं रहे। तो अब क्या ये एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। जो नंबर ऑफ पर्सन अपन देखेंगे ना कि नंबर ऑफ पर्सन की इतने मिनिमम लोग एप्लीकेशन फाइल करने चाहिए, वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटिशन देखेंगे, मतलब एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन उस वक्त देखेंगे। उसके बाद में चाहे कुछ लोग विड्रॉ कर ले तो भी नहीं मानेंगे अपन, मतलब तो भी एप्लीकेशन को वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर चेक्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पेटिशन, चाहे बाद में विड्रॉ कर लेगा वो अफेक्ट नहीं करेगा। और सर क्योंकि अब अपन ने यहां पे बोला कि केवल जो मेंबर होते हैं, 100 मेंबर बोला ना मैंने, 100 मेंबर बोला, जो मेंबर होते हैं ना वो ही ऑपरेशन का केस फाइल कर सकते हैं, वही ऑपरेशन का केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पे समझो कोई मेंबर था, कोई मेंबर था, उनमें से किसी की लेट से 5 मेंबर या एक मेंबर, उनकी किसी की डेथ हो गई थी, उनकी किसी की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब लीगली जो अभी तक कंपनी के रिकॉर्ड पे जो नाम है, लेट से मैं बोल रहा हूँ मिस्टर एक्स की डेथ हो गई थी, ठीक है ना, ये मेंबर थे, ये मेंबर थे, तो ऑपरेशन का केस मिस्टर एक्स फाइल कर सकते हैं इनके साथ, पर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो अब ये शेयर चले गए मिस्टर वाई, इनका बेटा है मिस्टर वाई, उनके पास चले गए। तो मिस्टर वाई को मना कर दिया कि भाई तू तो मेंबर ही नहीं है, तेरे को हम केस नहीं फाइल करने देंगे, क्योंकि अभी तक शेयर्स किसके नाम पे, जब तक ट्रांसफर होंगे, कंपनी में नाम चेंज होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो जब तक वो सारे प्रोसेस में तो बहुत टाइम लगेगा, मेंबर में रजिस्टर में नाम जुड़ने में, वाई का नाम जुड़ने में। तो जब तक उसको मना कर दिया क्योंकि मिस्टर वाई तू मेंबर नहीं है तो तेरे को केस नहीं फाइल करने देंगे, ऐसा मना कर दिया ऐसा ट्रिब्यूनल ने। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसलिए केस लो ने बोल दिया कि नहीं, आपका जो लीगल हायर है, डिसेंडेंट है, कि आपकी डेथ होने के बाद जिसके पास भी शेयर गए, चाहे उसका नाम अभी नाम नहीं है उसका रजिस्टर में, बाद में आ जाएगा, तो ये मिस्टर वाई भी इन लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन का केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ये देखो लीगल हायर भी है ना, तो भी वो फाइल कर सकता है पेटिशन। ठीक है सर, तो कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए और केवल मेंबर ही कर सकता है, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे कि मिनिमम नंबर फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे, और लीगल हायर भी फाइल कर सकता है। अब ये वाले केस ना ऑपरेशन नहीं कहलाएंगे, ये वाले ऑपरेशन नहीं कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल कुछ दे दिया, अब यार कोई कंपनी के अंदर कंटिन्यूअस लॉस होता जा रहा है, कोई कंपनी लेट से कंटिन्यूअस लॉस होता जा रहा है, तो मेंबर पहुंच गया हमारा ऑपरेशन और हमारा ऑपरेशन हो रहा है। अरे नहीं भाई यार, अब लॉस हो रहा है तो उसमें ऑपरेशन कैसे हो रहा है? अब वो तो हो रहा है लॉस, कंपनी का धंधा सही नहीं चल रहा, मार्केट सही नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो ऑपरेशन का केस नहीं है। फेलियर टू डिक्लेयर द डिविडेंड, कि अब ना डिक्लेयर ही नहीं कर रहा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी कंपनी, लेट से 5-10 सालों से कंपनी डिक्लेयर नहीं करी, तो भाई ये सब बिजनेस के डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। अब वो डिक्लेयर करना नहीं करना वो सब डायरेक्टर शेयर होल्डर उनकी इच्छा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि आधों को डिविडेंड दे रहे आधों को नहीं दे रहे, या फिर डिक्लेयर करने के बाद में नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं ना, वो किसी को डिक्लेयर नहीं कर रहे तो वो ऑपरेशन नहीं होता, वो ऑपरेशन नहीं है। डायरेक्टर की कैपेसिटी के अंदर आपका कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, और डायरेक्टर और एक और अच्छा ये वाला अलग कैसे है, वो ये है कि डायरेक्टर कभी बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहा, कि लेट से बैंक अकाउंट को ऑपरेट कोई दूसरा बंदा कर रहा है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट कोई दूसरा बंदा कर रहा है, डायरेक्टर नहीं कर रहा, तो बोल गए कि नहीं नहीं हमारा ऑपरेशन हो रहा है, डायरेक्टर धंधे को क्यों नहीं संभाल रहा, डायरेक्टर को संभालना चाहिए बैंक अकाउंट, तो डायरेक्टर मतलब मिसमैनेज कर रहा है कंपनी को, हमारा ऑपरेशन हो रहा है। पागल है क्या? डायरेक्टर नहीं संभाल रहा, उसके पास काम दूसरे काम पड़े हुए, कोई दूसरा बंदा संभाल रहा है तो ठीक है ना, उसमें कौन सा ऑपरेशन हो गया, फालतू बातें कर रहा है। ठीक है, और कोई भी पेटिशन चल रहा है, कोई पेटिशन चल रहा है, उस वक्त किसी को मना कर दिया कि अभी तू बुक्स अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई पेटिशन वगैरह चल रहा है, ठीक है ना, कोई पेटिशन चल रहा है, कोई भी पेंडेंसी चल रही है पेटिशन की, उसको मना कर दिया किसी को कि अभी तू बुक्स अकाउंट्स को नहीं कर सकता इंस्पेक्ट, बाद में कर लेना, तो क्या वो ऑपरेशन है? नहीं भाई अभी नहीं है, कुछ पेटिशन वगैरह चल रहा है इस वजह से नहीं करने दिया। तो ये कुछ केस लॉस वगैरह हुए थे, वो ध्यान रखना, इनसे एमसीक्यू आ जाएगा। हालांकि कंपेरेटिवली बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बस जो मैं बोलता हूँ वो पढ़ते जाना, इससे उसी में एमसीक्यू, जो पहले वाला पढ़ा था ना अपन ने, हाँ वो चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं उस वक्त चैप्टर नंबर 5 पढ़ाते हुए मैंने नहीं बोला था, भूल गया था, पर चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला वो इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान से पढ़ना। हालांकि ये भी अपन पढ़ेंगे पर ये कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट। तो कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे, डायरेक्टर बैंक अकाउंट नहीं संभाल रहा, तो ये सब कोई ऑपरेशन के केस नहीं होता। अब ये फालतू पॉइंट है, छोड़ दो।
ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, वही कि किसी भी मेंबर को दबाना, किसी के भी साथ बर्डनसम, हार्टफुल, रॉन्गफुल एक्ट करना, गलत काम करना, लैक ऑफ फेयर डीलिंग आप उसके साथ नहीं कर रहे हो। मिसमैनेजमेंट वही है कि कंपनी का धंधा सही से आप नहीं चला रहे हो, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट आपने जानबूझ के चेंज करा, पुराने वाले मैनेजमेंट को हटाया और ना जानबूझ के नया वाला बंदा लाया, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, वो जानबूझ के नए वाले डायरेक्टर को उठा के ला रहे, नए वाले डायरेक्टर ला रहे, पुराने वाले डायरेक्टर को हटा रहे, और ये नया डायरेक्टर बहुत खराब है, नया डायरेक्टर बहुत खराब है, पर ये क्योंकि इनके मिलने वाले इसलिए ला रहा है, ये शेयर होल्डर के मिलने वाले नए डायरेक्टर इसलिए इनको लाया जा रहा है, तो ये मिसमैनेज करेंगे कंपनी को मतलब इंटरेस्ट को हार्म करेंगे, वो सारी चीज। तो अब जब भी आपको लग रहा है कि आपका ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आपको करना है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करनी है एनसीएलटी को। कौन कौन कर सकता है सर? मेंबर जनरली कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं? जब उनको जब भी लग रहा है, तो केस 1 ये या केस 2 ये, या फिर केस 2 ये, कि इस केस में कर सकते हैं या इस केस के अंदर कर सकते हैं, वही या तो प्रिवेंशन या फिर सॉरी या तो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट, कि जब भी उनको लग रहा है कि कंपनी का धंधा ऐसा चल रहा है जो प्री जुडिशियल है, जो हार्म कर सकता है पब्लिक को, मेंबर को खुद को, या फिर कंपनी को खुद को, पब्लिक को भी हार्म कर सकता है, या तो पब्लिक को हार्म कर रहेगा, कंपनी का धंधा ऐसा चल रहा है, या मेंबर्स को हार्म कर सकता है, या कंपनी को खुद को हार्म कर सकता है, मतलब ऐसा कोई भी धंधा खराब तरीके से चल रहा है, तो वो उस केस के अंदर मेंबर जा सकते हैं ये इसका केस फाइल करने। या फिर कंपनी का, मैंने बोला ना मटेरियल चेंज हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का कंट्रोल चेंज हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का कंट्रोल किसी को चेंज हो गया, और वो बेनिफिट में नहीं है, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, मेंबर, किसी के भी बेनिफिट में नहीं है, वो मेंबर को भी हार्म कर सकता है, मेंबर को भी प्रीजुडिशियली हार्म कर सकता है। ठीक है, जैसे कैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दिया, कंपनी की ओनरशिप चेंज कर दी, जानबूझ के शेयर्स किसी को ट्रांसफर करा दिए, मेंबरशिप चेंज कर दी, मतलब ऐसा कंपनी का कुल मिला के कंट्रोल किसी दूसरे बंदे के हाथ में चले गया, और वो प्री जुडिशियली हार्म कर सकता है मेंबर्स वगैरह को, मेंबर वगैरह को। तो इन दो केसेस के अंदर आप मेंबर फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी को, कि भाई हमको बचाओ, कंपनी को बचाओ। ठीक है ना। और क्या ये जो मटेरियल चेंज हुआ है, ये है ना कि हाँ भाई कंपनी का धंधा कोई ऐसा चल रहा है कि पब्लिक को हार्म कर सकता है, मेंबर को हार्म कर सकता है, कंपनी को हार्म कर सकता है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई ऐसा चेंज हुआ कि जो न तो किसी के फेवर में, डिबेंचर होल्डर, मेंबर वगैरह किसी के फेवर में नहीं है, इवन मेंबर्स को हार्म कर सकता है। तो ऐसा जरूरी है क्या कि एक्चुअल लॉस हो चुका हो, कि हाँ भाई हार्म असली में कर चुका हो, तो ही आप केस फाइल करने जा सकते हो? कि अब ऐसा तो है ना कि भाई हार्म होने का इंतजार थोड़ी ना करेगा कोई, नहीं जब तक हार्म नहीं होगा जब तक नहीं जाएंगे, नहीं भाई पहले ही प्रिकॉशन रख लो। जैसे ही आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हमको कुछ हार्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी, उसी केस में आप चले जाओ, उधर ही एनसीएलटी के पास चले जाओ कि ऐसा ऐसा हुआ है और पॉसिबिलिटी इससे हमको हार्म हो जाए, ठीक है। तो ऑपरेशन का केस सेक्शन 244 में जितने मेंबर है वो कर सकते हैं, मतलब मेंबर, एक अकेला मेंबर जाके नहीं फाइल कर सकता, कितने लोग कर सकते हैं ऑपरेशन का केस फाइल, ये देखो, ये सेक्शन 244, ये सेक्शन 244 के अंदर आप फाइल कर सकते हो। एक यहाँ पे काम करो, तो मैं लिमिट यहाँ पे लिख लो, जो अपन ने पहले नहीं पढ़ी थी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाली, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर क्या लिमिट पड़ी थी? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में लिमिट पड़ी थी सर, मेजोरिटी शेयर होल्डर या मेजोरिटी क्रेडिटर अप्रूव करने चाहिए, प्लस 3/4 ऑफ वैल्यू, ये लोग अप्रूव करेंगे 3/4 ऑफ वैल्यू, तो ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव होता है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, तुम्हारे केवल रेफरेंस के लिए चैप्टर नंबर 5 में। अब सर यहाँ पर कितने मेंबर अप्लाई कर सकते हैं? या एक और काम करो, एक और चीज लिखो पहले, यहाँ पे एक और चीज तुम लिख लो, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे छोटी मोटी जगह बना के। अपन ने सेक्शन 213 भी पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन का, कि इन्वेस्टिगेशन कंपनी पे कब हो सकती है, तो वो कब हो सकती है, लिंक रहेगा तुमको रेफरेंस के अंदर, वो कब होती है, वही कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। तो उसके अंदर कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल में या तो 100 मेंबर था और 1/10 ऑफ वैल्यू था, 100 मेंबर या 1/10 ऑफ वैल्यू था, और इन नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, यही था ना।
अब अपन इसको आगे चलते हैं। तो ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए बस मैंने लिखवा दिया कि बस तुमको लिंकेज रहेगा इसमें तुम्हारा। अब आओ सर जब भी ऑपरेशन का केस फाइल करना है वो कोई अकेला बंदा नहीं कर पाता, कितने लोग होने चाहिए मिनिमम। अब दो केस वो सेम दे दिए सर, कंपनी का तो शेयर कैपिटल है, कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। और कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो वो सिंपल सा है जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, सेक्शन 213 में भी सेम पढ़ा था कि 1/, वहां पे था 1/5 ऑफ, हाँ वही सेम ही चीज होगी उसके अंदर भी कि 1/5 ऑफ मेंबर। अरे यहाँ पे वोटिंग पावर, यहाँ पे मेंबर ही होगा, 1/5 ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहां पर भी सेम ही चीज है सर, यहाँ पे भी सेम चीज, अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब वही टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इतने लोग ऑपरेशन का फाइल केस कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इतने लोग तो चाहिए ऑपरेशन का केस फाइल करने के लिए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर कंपनी की शेयर कैपिटल हो, या फिर कंपनी की अगर शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करती हो, तो कंपनी की शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करती हो तो लोअर ऑफ या तो देख लो कि नंबर ऑफ मेंबर आपके पास इतने हैं, नंबर ऑफ मेंबर या तो इतने हैं, या फिर आपके पास वैल्यू इतनी है, या फिर आपका वैल्यू इतनी है। तो इन दोनों में से कोई भी केस ले लो। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने, या तो आपके पास 100 मेंबर है, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, विच एवर इज लोअर, कुछ भी ले लो। या तो आपके पास 100 मेंबर है, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से या तो आप सेटिस्फाई कर रहे हो कंडीशन, या फिर नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से तो नहीं कर रहे हो, आप कोई अकेला बंदा भी, इवन अकेला या फिर 2-3 जने मिलके या जितने भी जने मिलके 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल उसके पास है, मतलब वैल्यू के हिसाब से, तो भी वो केस फाइल कर सकता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का। ठीक है, अब सर हाँ, तो सर सेक्शन 244 का केस क्या फाइल करते हैं सेक्शन 244 के अंदर। सर सेक्शन 244 के अंदर कंपनी के पास अब देखेंगे, मतलब वही कि कौन कौन फाइल कर सकता है सेक्शन 241 के अंदर एप्लीकेशन ऑपरेशन की। क्या तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ पर्सन देख लियो, वैल्यू देख लियो, नंबर ऑफ पर्सन देख लियो, वैल्यू देख लियो। नंबर ऑफ पर्सन के अंदर 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, विच एवर इज लोअर। या तो 100 मेंबर हो जाए या 1/10 मतलब 10%, मतलब 10% ऑफ टोटल नंबर, कोई भी इसमें से एक सेट हो जाए विच एवर इज लोअर, तो आप फाइल कर देना। या फिर वैल्यू आपकी 10% हो जाए तो भी आप फाइल कर सकते हो। मतलब सर इसका कोई क्वेश्चन है नीचे या कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हाँ ये रहा है, जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल है, इसके पास 5 करोड़ शेयर कैपिटल है, मेंबर 500 करोड़ है, मेंबर 500 करोड़ है। तो मेंबर के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होगी, या तो 100 मेंबर होने चाहिए, या फिर 1/10 मतलब 10% कितने हुए 50 मेंबर, या फिर 50 मेंबर, विच एवर इज लोअर कितने 50 मेंबर। तो 50 मेंबर हो जाए या तो आप फाइल कर सकते हो। या फिर 5 करोड़ का 10% कितना होता है 50 लाख। तो या तो आप 50 मेंबर कोई फाइल कर सकते हैं, या फिर 50 लाख की जिसके पास शेयर कैपिटल है वो फाइल कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो गिवन केस में हुआ क्या, गिवन केस के अंदर ऐसा हुआ कि 80 मेंबर ने एप्लीकेशन फाइल करी, तो 50 से ज्यादा है, तो यहीं पर ही एक्सेप्ट हो गई, बात खत्म। अब उनके पास 10 लाख ही है, ऐसे 50 लाख होने चाहिए थे पर 10 लाख ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि 100 मेंबर और 10% था 50 मेंबर, तो 50 मेंबर से ज्यादा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इवन इफ बाद में अगर उन्होंने कुछ मेंबर ने विड्रॉ भी कर ली एप्लीकेशन तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, इवन ये देखो 8 मेंबर थे, ठीक है ना। अब तुम बताओ 8 मेंबर थे, कोई अकेला बंदा मिस ऑपरेशन की केस फाइल कर सकता है क्या, अकेला बंदा? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है, एक अकेला बंदा भी, क्योंकि 8 मेंबर के अंदर या तो 100 मेंबर और 1/10 मतलब 10%, 0.8 को अपन मानेंगे 1, 0.8 को मानेंगे अपन 1, तो एक अकेला बंदा भी काफी है ऑपरेशन का केस फाइल करने के लिए, अगर 8 मेंबर ही टोटल थे तो। क्या मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 241 में? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब ऐसा कहीं माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं लिया, तो समझाने के लिए बोला था मैंने तुमको कि मतलब बस कुल मिला के कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए, कंडीशन ये पूरी होनी कि इतने लोग अगर बोल रहे हैं ऑपरेशन का केस है तो फुलफिल होगा। ठीक है सर, और सर ये जो अपन ने पढ़ा ना अभी कि इतनी रिक्वायरमेंट है अपनी 1/5 या फिर 100 मेंबर और 1/10 या फिर 10% ऑफ टोटल पावर कैपिटल, ये कंडीशन जनरली फुलफिल होनी चाहिए अगर मेंबर को अप्लाई करना है। पर वो चाहे तो ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं कि यार ट्रिब्यूनल भाई मेरी मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 100 मेंबर मिनिमम चाहिए, फॉर एन 100 मेंबर मिनिमम, ये हो रहे केवल 60 मेंबर, ये हो रहे केवल 60 मेंबर, तो भी ये चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं रिक्वेस्ट करते हुए कि ट्रिब्यूनल भाई प्लीज ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट हमारे से वेव ऑफ कर दो ना, प्लीज ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट हमारे से वेव ऑफ कर दो ना, और हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो, ये चाहे तो उसके पास जाके बोल सकते। अब ट्रिब्यूनल की इच्छा है वो एक्सेप्ट करे या
नहीं करें। जॉइंट शेयर होल्डर है तो उसको एक मेंबर ही मानेंगे कि दो जिन्होंने मिलकर एक शेयर लिया हुआ है तो उसको एक मेंबर ही मानेंगे, ठीक है। और बाकी शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पे जो है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों होगा, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होगा शेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोला तो शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएंगे। चलो सर, तो इतने नंबर ऑफ मेंबर अगर हो गए तो वो सेक्शन 241 के अंदर फाइल कर सकते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस। इस केस के अंदर की कभी भी दो केस क्या आते हैं कि कभी भी कंपनी का अफेयर सही नहीं चल रहा, पब्लिक को हार्म कर सकता है, मेंबर को हार्म कर सकता है, या फिर कंपनी को खुद को हार्म कर सकता है, या फिर कंपनी का कोई मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत भारी तरीके से चेंज हो गया जो क्रेडिटर डिबेंचर वगैरह किसी की भी फायदेमंद नहीं है और मेंबर को वो हार्म कर सकता है, ठीक है, कोई भी ओनरशिप वगैरह से कुछ चेंज। तो एनसीएलटी के पास पहुंच जाओ कि सर हमको कुछ करो, हमारा कुछ करो, हमको बचाओ, हमको बचाओ, ठीक है। और इवन यहां पे था कि मेंबर बोलेगा, यहां पे था कि मेंबर बोल सकता है, जो अपन ने लिमिट बोली है सेक्शन 244 की जो भी लिमिट है उस हिसाब से मेंबर बोल सकता है। पर कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चला के एनसीएलटी को बोल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे सॉरी, कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चला के एनसीएलटी को बोल सकता है कि इस कंपनी के अंदर चीजें सही से नहीं चल रही है, मिसमैनेज हो रहा है, कंपनी मिसमैनेज हो रही है, जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनसीएलटी को बोल सकता है कि भाई इसको एक बार कंपनी की जांच पड़ताल करो कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई टू एनसीएलटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि अफेयर ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी के अफेयर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल रहे, उनका प्रेजुडिशियल हार्म कर रहा है। कब लगेगा उनको ये? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को तब लग सकता है ये जब जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना वो गिल्टी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गिल्टी है कि भाई बड़ा ही फ्रॉडुलेंट बंदा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, अच्छी तरह से बिजनेस नहीं चला रहा, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल से वो इस तरह से बिजनेस चला रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को हार्म हो रहा है, बिजनेस जो चला रहा है वो क्रेडिटर को हार्म करने के लिए अनलॉफुल पर्पस से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म कर रहा है। तो ऐसा कुल मिला के अच्छा नहीं हो रहा, फ्रॉडुलेंट पर्पस से लोगों को हार्म कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनसीएलटी को बोल सकता है कि भाई इसका जो भी मिसऑपरेशन वाला केस है वो एक बार एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। और एनसीएलटी डिसाइड करेगी, फिर इस केस में एनसीएलटी डिसाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे केस क्या था कि कंपनी का मैनेजमेंट गिल्टी है, कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, सही से धंधा नहीं चला रहा, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, सही से धंधा नहीं चला रहा। तो इस केस में एनसीएलटी क्या करेगी, वो इंक्वायर करेगी जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो इंक्वायर करेगी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से डायरेक्टर वगैरह ये लोग हो गए, क्या वो बिल्कुल फिट एंड प्रॉपर, बिल्कुल अच्छे लोग, समझदार लोग तो है ना धंधा चलाने के लिए। पता चला कोई गुंडे राज चल रहा है, इनको क्वालिफिकेशन ही नहीं है धंधा चलाने की, तो उस केस में वो इंक्वायर करेगी कि ये लोग सही से धंधा चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ठीक है। ये काट दो, फालतू पॉइंट है, ठीक है सर। तो ये केस हो गया। तो मिस ऑपरेशन का केस या तो मेंबर फाइल कर सकते हैं जब 244 की लिमिट पूरी हो गई और ये सब चल रहा हो कि मतलब धंधा सही से नहीं चल रहा है या मैनेजमेंट में चेंज हुआ हो और वो मिस ऑपरेशन वाला होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकती है कि जब मैनेजमेंट सही से नहीं है, तो मैनेजमेंट सही से नहीं है तो एनसीएलटी इंक्वायर करेगी फिर कि ये मैनेजमेंट बिल्कुल फिट एंड प्रॉपर तो है ना, सही तरह से धंधा चलाने के लिए, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे एमसीक्यू पॉइंट मैंने आपके लिए समराइज कर लिए, बहुत सारे पढ़ ले क्या एक बार, अभी क्या बोलते हो, पढ़ ही लेते एक बार, खत्म करो, फिर कहीं बार बार आएंगे ऊपर नीचे। चलो, क्या पहले जिंदगी में आपके पास पहले कोई पास्ट में ऑपरेशंस हुए थे? क्या आप पास्ट ऑपरेशन के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब एमसीक्यू पॉइंट है, वन लाइनर में मैं खत्म करूंगा, वो ज्यादा इशू नहीं है। अब यहां पर ऐसा हो गया कि आपने ना शेयर इशू करे, मिसयूज करी, मेजोरिटी ने क्या करा, मेजोरिटी ने जानबूझ के अपनी पावर को मिसयूज करा। कैसे करा? मेजोरिटी ने अब जानबूझ के, मतलब किसी भी बंदे ने, शेयर होल्डर ने अपनी पावर मिसयूज करी कि यहां पर कोई बंदे थे, मेजोरिटी थे, किसी भी 5-7 बंदों ने मिलकर क्या करा, कुछ षड्यंत्र रचा कि बहुत सारे शेयर कंपनी के इशू कर दो, बहुत सारे शेयर कंपनी में और ज्यादा शेयर इशू करा दो। तो जैसे ही कंपनी में शेयर ज्यादा इशू होंगे, ये सारे शेयर खुद रखते गए, ये मेजोरिटी बेचारे अपने आप माइनॉरिटी बन गए, मतलब इनको जानबूझ के माइनॉरिटी बनाया गया, या फिर किसी भी वजह से उन्होंने शेयर्स जबरदस्ती इशू करे, ट्रांसफर करे, जिससे मिसयूज कर रहे, वो कुल मिला के पावर को मिसयूज करे, तो क्या वो मेजोरिटी है, क्या वो ऑपरेशन है? बिल्कुल वो ऑपरेशन में गिना जाएगा, ठीक है। पर सर अगर यही ऐसा होता, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं इसलिए मैंने रखा, यही एक एओए को अल्टर करा उन्होंने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उन्होंने अल्टर करा, शेयर होल्डर ने क्यों अल्टर करा, वहां पे लिखा कि अगर कोई भी कंपनी का, जो अपनी कंपनी है, लेट्स से रिलायंस पावर, तो अगर अपनी कंपनी का कोई भी अपना ऐसा शेयर होल्डर है, जो कोई भी धंधा कर रहा है अपनी कंपनी के
कंपीट करने के लिए, कंपीटिंग बिजनेस, क्या बोलते हैं, कंपीटिंग बिजनेस, कि कोई शेयर होल्डर है वो खुद पर्सनल कैपेसिटी में भी अपना पावर का बिजनेस चला रहा है, रिलायंस पावर जैसे, जिसे जेपी पावर है, जेपी पावर मतलब पावर इंडस्ट्री में। तो कोई अगर रिलायंस पावर का शेयर होल्डर है जो रिलायंस का ही कंपटीशन में बिजनेस चल रहा है, रिलायंस की कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, तो भाई एओए को अल्टर करा और एओए में राइट दिया कि कोई भी अगर अपना ऐसा शेयर होल्डर है जो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है अपना, उसके शेयर छीन के दूसरों को ट्रांसफर कर दो, उसके शेयर छीन के दूसरों को ट्रांसफर कर दो। क्या ये ऑपरेशन है? क्या ये ऑपरेशन है? सोच के देखो। नहीं सर, साफ दिख रहा है ना, ये कैसे ऑपरेशन है? ये वाला डिसीजन तो अपन ने बिजनेस के भले के लिए रखा, ये वाला डिसीजन तो अपन ने कंपनी के अच्छे के लिए रखा है ना, इसमें कौन सा ऑपरेशन है? ये तो कंपनी का अच्छा चाह रहे हैं अपन यहां पर, सिंपल सी चीज है। सो नहीं भाई, ये ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। क्या डायरेक्टर अप्लाई कर सकते हैं शेयर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए? नहीं। पर डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर की कैपेसिटी में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो शेयर होल्डर भी है, तो हाँ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कर सकते हैं। तो डायरेक्टर क्रिएटर वगैरह वो नहीं अप्लाई कर सकते, कोई डीलर वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी दो लोगों के बीच में डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहा है, डायरेक्टर्स या मेंबर के बीच में कोई घर परिवार का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मतलब डोमेस्टिक डिस्प्यूट, घर परिवार का डिस्प्यूट में ऑपरेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर है कि कोई बंदा, लेट्स से कोई कोई शेयर होल्डर थे, लेट्स से 3-4 शेयर होल्डर थे, उस वक्त जब कंपनी उन्होंने बनाई थी उस वक्त ना कोई कंपनी को मैनेज करने के लिए नहीं था कोई डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अकेला, मैं खुद ही एमडी बन जाता हूँ कंपनी का, मैं खुद से एमडी बन जाता हूँ और मैं खुद कंपनी को मैनेज कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज करी उसने, नॉर्मल अब फिर धंधा चला रहा है, नॉर्मल धंधा चला रहा है, बस उसको अपॉइंट सही से नहीं करा था, अपॉइंट सही से नहीं करा था। तो माना ये गलत हो गया अगर अपॉइंट सही से नहीं करा था, माना वो बात वो अलग है, पर क्या ये ऑपरेशन है क्या कि बाकी लोगों को अपन दबा रहे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बाकी लोगों के साथ गलत कर रहे हैं? नहीं यार, वो तो चुपचाप गुड फेथ में धंधा चला रहा था, तो वो ऑपरेशन के केस में काउंट नहीं होगा। कि माना एमडी वो खुद से अपॉइंट नहीं हुआ था, मतलब कोई शेयर होल्डर को एमडी अपॉइंट करा नहीं गया था, पर उसको लगा कि जरूरत है अभी कंपनी को एमडी की, मैं ही बन जाता हूं धंधा संभालने के लिए टेम्परेरी, तो वो ऑपरेशन काउंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मियर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की मेंबर्स को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी कभी किसी पे धोखा कर सकता है, तो वो ऑपरेशन काउंट नहीं होगा। कभी भी शेयर होल्डर ने राइट ऑफ करे बेड डेप्ट, कि कोई बेड डेप्ट था, उनको पता पड़ गया ये पैसा नहीं आने वाला, तो उन्होंने बेड डेप्ट को राइट ऑफ कर दिया बुक्स में कि ये पैसा नहीं आएगा, तो बाकी लोग आगे उठ के कि नहीं नहीं तुमने राइट ऑफ कैसे करा, इनसे तो पैसा वसूलेंगे, वो करेंगे, नहीं तुम हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हो। अरे नहीं भाई, ये बिजनेस का डिसीजन होते हैं छोटे मोटे, तो बिजनेस के हर चीज में तुम इंटरफेयर थोड़ी ना कर सकते हो, ये एक बिजनेस का नॉर्मल डिसीजन है, कॉमर्शियल डिसीजन है, उनको पता है पैसा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये ऑपरेशन नहीं है। ठीक है जी सर, ये एमडी वाला केस वापस से आ गया, सेम एमडी वाला। ठीक है सर, तो ये एग्जांपल तुम वापस से एक बार चाहो तो पॉज करो 2 सेकंड वीडियो यहाँ पे और एक नजर फेर लो। ठीक है, बोलते बोलते गला फट जाता है मेरा, फिर भी तुम बेशरम लोग, तुमको ये पूरा का पूरा लेक्चर, पूरी बुक, हाँ भाई ये बुक भी तुमको पूरा फ्री में दूंगा मैं, सारे नोट्स भी फ्री में मिलेंगे, उसके बाद भी तुम वीडियो को लाइक वगैरह कुछ नहीं करके जाते, कितने बेशरम लोग हो। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो भाई, वीडियो को लाइक वाइक कर दो। और कमेंट में यार, तुम कितनी बार बोलता हूँ, तुम कमेंट में क्यों नहीं बताते मुझे, कितने कैसे लोग हो तुम यार, मतलब शर्म नहीं आती, इंसान सामने वाला कुछ एक चीज मांग रहा है छोटी सी, वो नहीं बताते कमेंट में। मुझे बस तुम ये बता दो कि तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, तुम तुम्हारा नाम लिख दो CAXYZ, हमारा ये अटेम्प्ट है, मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट जानना है। अटेम्प्ट चाहे तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी भी, कमेंट सेक्शन तो हमेशा अपडेट होता रहेगा ना, मुझे पता रहेगा कि अभी कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से, ताकि मैं उनके लिए और अच्छी चीजें लाऊं। मुझे कमेंट में प्लीज याद रख के बताना और लाइक तो कर ही देना भाई वीडियो, ठीक है। और ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे सर तुमको, सुन लो, बार बार पूछते रहते हो। CA हेमंत सोमानी नाम का, मतलब PW ऐप पे मिल जाएंगे, या तो PW ऐप पे ले लेना, या फिर CA हेमंत सोमानी नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे तुम जाओ, CA हेमंत सोमानी ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आता है, टेलीग्राम चलाओगे, CA हेमंत सोमानी सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा मेरा, वहां पर तुम उधर से नहीं मिले, अरे भाई वहीं पे तुम देखो तो सही, कोशिश तो करो थोड़ा देखने की, देखने की कोशिश भी नहीं करते, वहां पर देखोगे, या फिर ऊपर फाइल सेक्शन आता है ना टेलीग्राम चैनल में, फाइल सेक्शन आता है, फाइल सेक्शन, उसमें देखो जितनी भी PDF मैंने शेयर करी है वहीं पे है वो। ठीक है, एक एक करके चैप्टर वाइज मिलेंगे, ताकि कोई अपडेट भी हो तो मैं तुमको आप ही अपडेट करते रहूं। और वैसे ही एक MCQ बुकलेट भी है, जिसके अंदर सारे MCQ जितने भी MCQ के क्रक्स हैं, ऐसे तो मैं तुमको साथ में क्वेश्चन सब कराते आ रहा हूँ MCQ का, पर जितने भी MCQ क्रक्स है, पूरे MCQ नहीं क्रक्स, बड़े बड़े MCQ के सबको क्रक्स करके मैंने डाल दिया, सारे क्रक्स, और जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है पूरी स्पॉम की चैप्टर वाइज, वो वाली भी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर करी हुई है, ले लेना। चलो सर अब नीचे चलते हैं।
अब सर जैसे ये केस फाइल करा अपन ने, सेक्शन 241 का केस फाइल करा ट्रिब्यूनल के अंदर, तो ट्रिब्यूनल अब क्या क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर होगी, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर होगी, अब ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल में अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि हाँ भाई कंपनी का जो अफेयर चल रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या मेंबर को हार्म कर सकता है, या कंपनी को हार्म कर सकता है, कंपनी को हार्म कर सकता है, एंड उसके पास कोई जस्ट एंड इक्विटेबल केस है, उसके पास कोई जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है कि भाई कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। तो मतलब क्या क्या बोला मैंने, कि उसको पता पड़ रहा है, ट्रिब्यूनल को पता पड़ गया कि हाँ भाई कंपनी का धंधा इन सबको हार्म कर सकता है, कंपनी का धंधा इन सबको हार्म कर सकता है, प्लस ये एक जस्टिफाइबल रीजन है, प्लस ये एक जस्टिफाइबल रीजन है कि वाइंड अप कर दो कंपनी को, कंपनी को वाइंड अप कर दो, ये एक जस्टिफाइबल रीजन है। पर दिक्कत ये है कि अगर वाइंड अप करा ना तो मेंबर्स के साथ और ज्यादा खराब हो जाएगा, वाइंड अप नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है, मेंबर वरना और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, मेंबर का इंटरेस्ट और ज्यादा हार्म हो जाएगा। इसलिए वो अगर उनको ऐसा फील हो गया ट्रिब्यूनल को, तो वो ये सारे ऑर्डर दे सकती है, मतलब इनमें से जो ऑर्डर उसको सही लगे वो दे सकती है। तो ये वाले ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स वो दे सकती है जब भी जो भी इच्छा हो उसकी। तो ट्रिब्यूनल ये सारे ऑर्डर कब देगी, जब ट्रिब्यूनल को लग रहा हो कि इन सारे लोगों को हार्म हो रहा है और ये एक वैलिड रीजन है कंपनी को वाइंड अप करने का, पर वो ये भाई वाइंड अप कर नहीं सकते, वो मेंबर को ज्यादा हार्म कर देगा, तो ट्रिब्यूनल ये वाले ऑर्डर्स दे सकती है। अब ये ऑर्डर एक बार पढ़ लो, एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं सिर्फ बताओ हमको एक एक करके, नॉर्मल में जहाँ टिक कर रहा हूँ अब मेनली देख लेना, बाकी एक बार रीड मारने पर एमसीक्यू में आ जाते हैं। ये कौन से है सर, वो बोल सकती है किसी को भी कि एक मेंबर किसी भी दूसरे मेंबर के शेयर को परचेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या कंपनी उसके शेयर खरीद सकती है। मतलब वो ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि लेट से मेजोरिटी शेयर होल्डर है, दो चार मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, वो बहुत ज्यादा चूचा चूचा कर रहे थे, बहुत ज्यादा चूचा चूचा, हम है कंपनी के मालिक वो है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया चुपचाप तुम्हारे शेयर कंपनी को ट्रांसफर कर दो या दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दो और निकलो इधर से, और निकलो इधर से। ट्रिब्यूनल कर सकती है ये, तो वो ये शेयर परचेस करवा सकती है कंपनी, या दूसरे मेंबर को बोल के सकते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करा सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है ट्रिब्यूनल, तो सीधी बात है, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है, या फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ट्रांसफर, कि कभी ऐसा होता है ना, मैंने नहीं बोला ओनरशिप चेंज हो रही है कंपनी की, ऐसा हो रहा है कि ये मेजोरिटी शेयर होल्डर अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे लोगों को, किसी दूसरे लोगों को, और ये जो दूसरे लोग हैं ना वो गुंडे, एक नंबर के गुंडे, आतंकवादी टाइप है, गुंडे आतंकवादी टाइप है, तो मना कर देगी ट्रिब्यूनल की नहीं, तुम तुम्हारे शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, किसी को अलॉट नहीं करोगे। और सर इंपॉर्टेंट वाले, चलो रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब सेम ही है, बाकी ये सब सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये बताता हूँ मेरे ऊपर को। और साथ में ये भी सेम ही तो है, साथ में अगर कभी भी ट्रिब्यूनल को लगा कि किसी ने अनड्यू गेन लिया है कंपनी से, किसी ने कैसे भी गलत तरीके से कोई गेन लिया है, तो उससे रिकवर करा सकती है, वो पैसा रिकवर करा सकती है, एमडी मैनेजर डायरेक्टर किससे पैसा लेके वो रिकवर करा सकती है। ठीक है, और वो पैसा किधर जाएगा, आईपीएफ के अंदर जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर जाएगा, और साथ में जो भी विक्टिम थे, विक्टिम उनको रीपे होगा, उनको रीपे होगा। और ट्रिब्यूनल चाहे तो खुद कंपनी के अफेयर को रेगुलेट कर सकती है कि धंधा कैसा चलेगा तुम्हारा, और साथ में किसी के भी ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकती है कि तू इतने रुपए की पेनल्टी वगैरह देगा, और बाकी ऐसा कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है, कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है। ठीक है ना, नॉर्मल है कि शेयर परचेस करने का ऑर्डर दे सकती है कि तू इसके शेयर ले ले, तू इसके ले ले, या फिर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि तू किसके शेयर मत ले, या फिर ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल जो भी कंपनी और उसके डायरेक्टर है ना, कंपनी और उसके मैनेज, कोई भी डायरेक्टर, एमडी वगैरह, कोई भी कंपनी और जो उसका एमडी या फिर डायरेक्टर जो भी है, इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है, मतलब जॉब का जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है ना, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो टर्मिनेट कर सकती है, टर्मिनेट मतलब उसको निकाल देगी, तो निकल जाए इस कंपनी से, एमडी डायरेक्टर कोई भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और उसकी जगह फिर वो ट्रिब्यूनल खुद से चाहे तो कोई दूसरे बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है कि मैं यहाँ पे अपॉइंट करूंगी, तेरी जगह मैं किसी दूसरे को लाऊंगी, वो भी कर सकती है। और या फिर कंपनी वर्सेस कोई भी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन, लेट से कोई सप्लायर, इन दोनों के बीच का भी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकती है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट भी टर्मिनेट कर सकती है। पर इस केस के अंदर जहां दूसरा अदर पर्सन इन्वॉल्व है, भाई एक बार उससे भी तो थोड़ी बहुत कंसेंट ले लो, उससे भी थोड़ी बातचीत कर लो कि एग्रीमेंट क्यों टर्मिनेट कर रहे हो, एग्रीमेंट क्यों टर्मिनेट कर रहे हो, उससे भी ले लो, उसको मतलब नोटिस ले लो, कंसेंट ले लो उससे भी।
ये देखो, तो एग्रीमेंट वो टर्मिनेट कर सकती है कंपनी और कोई भी डायरेक्टर मैनेजर वगैरह का, या फिर कंपनी एंड अदर पर्सन का। पर जहाँ पे अदर पर्सन इन्वॉल्व है तो भाई अदर पर्सन को भी तो मतलब कोई सप्लायर क्रेडिटर उनको बताना तो पड़ेगा ना, कि उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हम तुम्हारा टर्मिनेट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है। और वही, और बाकी साथ में एमडी, मैनेजर, अदर डायरेक्टर किसी को भी निकाल सकती है, उनकी जगह किसी दूसरे बंदों को अपॉइंट वगैरह कर सकती है। ठीक है, उनकी जगह किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकती है, सिंपल सी पॉइंट है मतलब। और सर एक और केस क्या है इसके अंदर, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस वाला, कि जो भी अभी एप्लीकेशन फाइल करी ना, लेट्स से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, होता क्या है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करी है, तो एप्लीकेशन फाइल करी थी जो अपन ने पढ़ा सेक्शन 241 की एप्लीकेशन, ऑपरेशन की एप्लीकेशन, वो फाइल करी थी यहां पर। ठीक है, वो इस डेट पे फाइल करी थी। तो अपना पहले से मेजोरिटी शेयर होल्डर को पहले से पता पड़ गया था कि ये लोग ना ऑपरेशन की एप्लीकेशन फाइल करने वाले। तो उन्होंने, पता है बाकी जो शेयर होल्डर थे खराब वाले लोग, उन्होंने क्या करा कि जितनी भी कंपनी की एसेट थी ना, जितनी भी कंपनी की एसेट यहाँ पर, उन सारी कंपनी की एसेट वगैरह को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया। तो मेजोरिटी कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया, कंपनी की एसेट ट्रांसफर कर ली, बैंक का पैसा किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया, कोई भी एग्रीमेंट कर लिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, किसी क्रेडिटर को इनके जान पहचान का क्रेडिटर था, ये वाला इनके जान पहचान का क्रेडिटर था, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिला दिया, या फिर उसको पहले पेमेंट दिला दिया कि भाई पहले तू पेमेंट ले ले, बाकी लोगों का पेमेंट तो हम बाद में करेंगे नहीं, तू ले ले पहले। मतलब किसी को भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे दी कि तू पेमेंट ले ले, तू असेट ले ले, तू कैश ले ले। ठीक है, क्योंकि बाद में एनसीएलटी हमारी कंपनी को हो सकता है कोई दूसरे ऑर्डर दे दे। तो इस केस के अंदर अगर आपने जब 241 की एप्लीकेशन फाइल करी, उसके पहले के कोई भी जो 3 मंथ के कोई भी ऐसे प्रेफरेंस वाले ट्रांजैक्शन है कि आपने किसी को असेट ट्रांसफर करी, क्रेडिट ट्रांसफर करी, क्योंकि अपन उसको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देना चाहते थे, अगर आपने कोई भी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करा, तो वो ट्रिब्यूनल चाहे तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को, इस वाले ट्रांसफर को इनवैलिड बता सकती है, ये वो असेट उससे वापस से ले सकती है, असेट वापस से ले सकती है। तो जब भी आपने एप्लीकेशन दी है, उसके जस्ट 3 महीने पहले जो जो भी ऐसे काम हुए, उसके जस्ट 3 महीने पहले जो जो भी ऐसे काम हुए हैं। तो ये देखो, ट्रांसफर करा आपने, डिलीवरी करी या पेमेंट करा, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा विद इन 3 मंथ बिफोर सेक्शन 241 एप्लीकेशन, विद इन 3 मंथ बिफोर सेक्शन 241 एप्लीकेशन, तो आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, तो ये सारे के ये ट्रिब्यूनल ये सब कर सकती है जैसी 241 की एप्लीकेशन आएगी तब। अब वो ये सर सिंपल सी बात है, अब ये कुछ ज्यादा काम का है नहीं। हाँ नहीं, एक दो चीजें काम की होगी, कहाँ गई, अच्छा नीचे वो वाला, तो हाँ पर यहाँ पे ठीक है। बस वही है सर, कभी भी वो जो ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास करा, जनरली हर केस में यही होता है, ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है ना, वो अपन को आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर देना होता है, हर जगह जनरली यही होता है, ये टाइमलाइन याद कर लेना। जहां पे भी ट्रिब्यूनल को एक ऑर्डर पास करेगा, आरओसी को आपको 30 दिन में देना है। 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जब वो ऑर्डर कंपनी को मिल गया, मतलब कंपनी के हाथ में आ गया उस दिन, ऐसा नहीं एनसीएलटी ने ऑर्डर कभी भी पास कराओ, पर जिस दिन वो कंपनी को ऑर्डर मिल गया हो, जिस दिन वो कंपनी को ऑर्डर मिल गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को फाइल करना है। एनसीएलटी चाहे तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी इशू कर सकती है, फालतू बातें है, छोड़ो। और हाँ, यहां पर जैसे बोला ना कि ट्रिब्यूनल चाहे ना तो एमओए एओए के अंदर भी कोई अल्टरेशन कर सकती है, ट्रिब्यूनल चाहे ना तो एमओए एओए के अंदर कोई भी अल्टरेशन कर सकती है, मैंने बोला था एमओए में कोई भी अल्टरेशन कर सकती है। तो एक बार ट्रिब्यूनल ने कोई एमओए एओए में अल्टरेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं कि मेंबर ने वापस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो वापस से अल्टर कर देंगे, कि नहीं, जो ट्रिब्यूनल ने जो क्लोज डाला था वो हटा देते। पागल समझ रहा है क्या ट्रिब्यूनल को? ऐसा नहीं होगा भाई, ट्रिब्यूनल ने जो क्लोज डाला है, फिर जो स्पेसिफिक चीज ऑल्टर करी, अगर आपको वापस से उसका ऑल्टर लेना है तो आप नहीं कर सकते, जब तक ट्रिब्यूनल खुद से परमिट ना करते, ठीक है। हाँ, और जो ऑल्टर करा, अगर एमओए और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा है, एमओए को ट्रिब्यूनल ने ऑल्टर कर दिया है, तो वो नया वाला एमओए भी 30 दिन के अंदर आपको एनसीएलटी को फाइल कर देना है। ये ऐसे एक एम्बिगस क्वेश्चन था कि ऐसा है कि जैसे ही एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करा, जैसे ही कंपनी को मिला वो, तो कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर वो आरओसी को फाइल करेगी, आरओसी को फाइल करेगी। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन ने गलती से ऐसे नहीं, गलत एमसीक्यू बना दिया। उस गलती से पता है क्या करा कि आरओसी उस नए एमओए एओए को, जो भी वो नया ऑर्डर आया ना एमओए एओए ऑल्टर वाला, नया वाला एमओए, उस नए एमओए एओए को 30 दिन के अंदर अंदर
जैसे आरओसी के पास वो आया, उसके अंदर 30 दिन के अंदर अंदर वो नया वाला एमओए एओए को एप्लीकेबल कर देगी, मतलब उसको रजिस्टर कर लेगी, उसको रजिस्टर कर लेगी। तो भाई आरओसी को कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई कि आरओसी 30 दिन के अंदर रजिस्टर करेगी उस एमओए को, नहीं, कंपनी आरओसी को 30 दिन में फाइल करेगा, वो टाइमलाइन है वैसे तो, पर ये गलत आ गया था तो आ गया था। और जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर अपॉइंट करता है ना डायरेक्टर, वो कभी रिमूव नहीं कर सकते अपन सेक्शन 169 के अंदर शेयर होल्डर रिजोल्यूशन से, मतलब नहीं कर सकते रिमूव उसको। अब जैसे ये यहां पर अपन ने बोला ना कि ट्रिब्यूनल चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है कंपनी का और उसके डायरेक्टर के बीच में, या फिर कंपनी और अदर पर्सन के बीच में। तो जैसे ही कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और डायरेक्टर के बीच में, कंपनी डायरेक्टर एमडी वगैरह इनके बीच में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तो इसके दो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज जो एमसीक्यू आ सकता है। अगर मतलब ट्रिब्यूनल ने मतलब एक तरीके से डायरेक्टर को निकाला, ट्रिब्यूनल ने अगर एक तरह से डायरेक्टर को निकाला, तो उनको कभी भी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, सीएफएलओ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अगर एनसीएलटी ने उसको मॉडिफाई करा, एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी, तो सीएफएलओ नहीं मिलेगा। और जो भी एमडी मैनेजर डायरेक्टर मतलब जिसको भी निकाला था, वो बंदे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि वो अब कभी भी एमडी मैनेजर डायरेक्टर नहीं बन सकते। वो बंदे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, मतलब एक बार अगर किसी बंदे को एमडी मैनेजर डब्ल्यूटी ने निकाला, मतलब इनको निकाला एमडी डब्ल्यूटी एमडी मैनेजर डायरेक्टर मतलब कोई सा भी, इनको निकाला अगर ट्रिब्यूनल ने, तो वो बंदे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई है। अल्टरनेटली जब तक वो ट्रिब्यूनल से वापस से परमिशन ना ले ले, लीव ना ले ले कि यार हमको पहले ही बना दो, हमको 5 साल के पहले ही प्लीज प्लीज हमको अपॉइंट कर दो एमडी मैनेजर का पे, प्लीज हमारे घर पे रोजी रोटी चाहिए, घर परिवार है, सिंपल सी बात है, रोजी रोटी चाहिए, घर परिवार है, हमको प्लीज अप्रूव करवा दो, हमको प्लीज अप्रूव करवा दो। तो उस केस के अंदर एनसीएलटी बोल देगी चल ठीक है, पर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तू अप्रूवल लेके आ जा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेके आ जा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगी नहीं इसको अपॉइंट नहीं करना, तो नहीं करेगा, तो ट्रिब्यूनल बोल देगी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नोटिस लेके आ जा, ठीक है, बाकी 5 साल के लिए है। और सेम है कि अगर वही ट्रिब्यूनल बोल दे कि कोई भी बंदा प्रॉपर फिट नहीं है डायरेक्टर मैनेजमेंट में भी, कोई सा भी ऐसा बंदा, कोई सा भी डायरेक्टर के अलावा कोई सा भी बंदा, कि भाई ये बंदा प्रॉपर फिट नहीं है, पागल है, सही से धंधा नहीं चलाता है, सही से धंधा नहीं चलाता, तो सिंपल सी बात है वो 5 साल के लिए वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको पहले आप रीअपॉइंट कर सकती है, और इनको कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, इन लोगों को कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। तो मेन चीज ये थी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलता इन लोगों को जिसको ट्रिब्यूनल ने निकाला। ठीक है, और ये वाला पन्ना हो ही गया था राइट टू अप्लाई वाला। अब एक क्लास एक्शन लास्ट बचा है, फिर हो गया ना, ये तो हो ही गया, बस कुछ नहीं इसके बाद। तो क्लास एक्शन, क्लास एक्शन जो बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये क्लास एक्शन में ऐसा हो गया कि बहुत सारे मेंबर जब अब तकलीफ में होते हैं ना, कि बहुत सारे मेंबर राजस्थान, कोई कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जनरली ऐसा होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, जनरली मेन केस यही होते हैं, जनरली ज्यादा केस यही होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती है जो कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर होती है, मतलब जो अंडर सेक्शन 8 बोल रहा हूँ मैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो अलग एक्ट लग गया उस पर अलग ही, पर जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब भले भाले के लोगों को फंसाती है एक तरह से, हालांकि कुछ भी हो सकता है, तो उन कंपनी के अंदर कोई है कि बहुत सारे मेंबर्स को लॉस हुआ है, बहुत सारे, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई दिल्ली का है, कोई किसका है, कोई कहाँ का है, बहुत सारे, तो सब लोग आके अलग अलग केस कर रहे हैं। सेम केस हुआ है कि कंपनी पैसा खा के भाग गई, या उस पर ऑपरेशन चल रहा है, सॉरी ऑपरेशन चल रहा है, सब लोग परेशान है, ये लोग अलग एप्लीकेशन फाइल कर रही है, अलग कर रही है, अलग कर रही है, अलग कर रही है। तो भाई अगर आप किसी सेम चीज के लिए परेशान हो, आप सबकी सेम दिक्कत है, आप सबकी सेम दिक्कत है, हम सबकी सेम दिक्कत है, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन किसी की नहीं ली जाएगी, अलग अलग एप्लीकेशन को इनवैलिड कर देंगे, आप सब एक साथ आओ और एक साथ एप्लीकेशन फाइल कर दो, जिसको बोलते हैं क्लास एक्शन, कि सारे मेंबर एक साथ आ जाओ, जिसको भी ये सेम दिक्कत है वो एक साथ आ जाओ और एप्लीकेशन फाइल कर दो। पर अब यहां पर क्लास एक्शन मेंबर भी फाइल कर सकते हैं और डिपॉजिटर भी फाइल कर सकते हैं। जनरली जितना भी अपन ने ऊपर पढ़ा था वो सब मेंबर के लिए पढ़ा, सब मेंबर के लिए, पर यह क्लास एक्शन जो फाइल कर सकते हैं, क्लास मेंबर भी फाइल कर सकते हैं क्लास एक्शन, और डिपॉजिटर भी फाइल कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलाउ करा हुआ है, मेंबर और डिपॉजिटर दोनों फाइल कर सकते हैं। पर अब वही है सर, मेंबर और डिपॉजिटर कब फाइल कर सकते हो, क्या लिमिट है, मेंबर डिपॉजिटर कब फाइल कर सकते हैं, उनको वही लग रहा है सेम चीज है कि कंपनी का धंधा प्री जुडिशियली मतलब हार्म कर सकता है कंपनी को, मेंबर को, डिपॉजिटर को या पब्लिक इंटरेस्ट को, तो वो एनसीएलटी के पास चले जाएंगे सर कि सर बचाओ बचाओ। वो कब जा सकते हैं बचाओ, जब कंपनी इनमें से कोई सा भी ऐसा काम कर रही है, कंपनी इनमें से कोई भी ऐसा काम कर रही है, कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही है, कंपनी इनमें से कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही है कि कंपनी एमओए एओए को ऑल्टर कर रही है जो हमारे बेनिफिट में नहीं है, और वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब इनवैलिड एक तरह से,
एमओए में जो चीज लिखी है उसको ब्रीच कर रहा है, मतलब जो ये मेजोरिटी शेयर होल्डर या फिर कंपनी है ना, वो एमओए में जो चीज लिखी है वो बात ही नहीं मान रहे, या फिर कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, कंपनीज एक्ट कुछ और बोलता है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, या फिर कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट को वॉयलेट कर रहा है, कंपनीज एक्ट को वॉयलेट कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल बोल सकता है इनमें से ऐसा कुछ भी मत करो कि अल्ट्रा वायरस एक्ट एमओए को फॉलो मत कियो अल्टर मत करो, एमओए को फॉलो करो, कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, रिजोल्यूशन पास ऐसा वाला कुछ भी मत करो, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कोई रिजोल्यूशन पास हो गया है तो ट्रिब्यूनल बोल देगा कि ये जो तुमने रिजोल्यूशन पास कराया ना वो वॉइड है, वो वॉइड है, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, वो रिजोल्यूशन भूल जाओ, तुम वो रिजोल्यूशन भूल जाओ। इवन साथ में अगर तुमने कुछ भी गलत करा है, कंपनी ने, डायरेक्टर ने, उसके ऑडिटर ने, उसके एडवाइजर ने, उन सबसे पैसा वसूल भी कर सकती है, उन सबसे कंपनसेशन वापस से वसूल भी कर सकती है, तो ऐसा कुछ भी कर सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो जब भी मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी का हार्मफुल है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल रहा, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, मेंबर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो ये सारे ऑर्डर्स वो ट्रिब्यूनल से मांग सकती है कि भाई ये एमओए को अल्टर करने से रोको इनको, कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रेरी जो काम कर रहे हैं वो करने से रोको इनको, रिजोल्यूशन पास कर रहे हो करने से रोको इनको, ऐसी चीजों की, ठीक है। अब कितने मेंबर ऑफ डिपॉजिटर जा सकते हैं, कितने मेंबर ऑफ डिपॉजिटर जा सकते हैं बताओ सर? अभी अपन ने जो सेक्शन 244 के अंदर पढ़ा था, 244 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था सेक्शन 244 के अंदर, कि कंपनी क्या तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल या पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ मेंबर जा सकते हैं, और पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल है तो या तो नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से चलेगा, नंबर ऑफ मेंबर कितने थे 100 और 1/10, ये था नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से चलेगा 100 और 1/10, या फिर और या तो ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर हो गया 100 और 1/10, या फिर वैल्यू के हिसाब से देख लो, और वैल्यू के हिसाब से देख लो 1/10 वैल्यू, 1/10 वैल्यू, तो ये हो गया सेक्शन 244 की लिमिट जो अपन ने ऊपर फाइल करनी थी सेक्शन 241 के अंदर एप्लीकेशन, ठीक है। पर यही जब अपन क्लास एक्शन शूट फाइल करते हैं तो मेंबर और डिपॉजिटर की क्या लिमिट होनी चाहिए सर? यहाँ पे बोला है, यहाँ पे वही सेम वही बोला है कि या तो नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से देख लो, नंबर ऑफ मेंबर सेम वही बोला, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब देख लो, या वैल्यू के हिसाब से देख लो, या वैल्यू के हिसाब से देख लो जब आप शेयर कैपिटल है आपका। पर यहां पर है 100 मेंबर और 5%, यहां पे था 10%, यहां पर कितना था वहां पर मतलब 241 में वहां पे था 10%, बस यहां पे कर दिया उसको 5%, यहाँ पे करते हैं 5%, तो या तो आपके लोअर ऑफ 100 मेंबर या फिर 5%, 100 मेंबर या 5% वो होगा, या फिर आपके पास वैल्यू में वहां पर वैल्यू कितनी थी 10% की वैल्यू चाहिए थी, यहां पे बोला अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो 5% वैल्यू होल्ड करते हो, या फिर आप लिस्टेड कंपनी हो तो 2% वैल्यू होल्ड कर सकते हो, लिस्टेड कंपनी हो तो 2% वैल्यू होल्ड करते हो अपनी शेयर कैपिटल के जितने भी कॉल्स पेड अप है, ठीक है, तो आप फाइल कर सकते हो। तो दोनों की लिमिट्स में मेन फर्क समझ में आया, वहां पे था 100 मेंबर और 10% ऑफ मेंबर, यहाँ पर 100 मेंबर और 5% ऑफ मेंबर, वहां पे वैल्यू में था 10% वैल्यू, 10% वैल्यू, यहाँ पे कि अगर अनलिस्टेड है तो 5% वैल्यू, लिस्टेड है तो 2% वैल्यू, लिस्टेड है तो 2% वैल्यू, इतना। और वही सर अगर मेंबर के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में तो वही है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एग्जैक्टली सेम जो अपन ने पढ़ा था 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन। डिपॉजिटर के केस में क्या है सेम सर, डिपॉजिटर में जैसे ना यहाँ पे था 100 मेंबर 5%, यहाँ पे भी है 100 डिपॉजिटर या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट, यहाँ पे था वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पे क्या था 5% अनलिस्टेड में, यहाँ पे भी वैल्यू के हिसाब से 5%, तो डिपॉजिटर का एग्जैक्ट सेम है, बस डिपॉजिटर के अंदर अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी में बाइफिकेशन नहीं है, यहाँ पे 5% वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो जनरली आप नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो और वैल्यू के हिसाब से भी देख सकते हो, नंबर कितने 100 और 5%, 100 और 5%, वैल्यू कितनी है 5%, वैल्यू भी जनरली 5% है, पर ये अगर शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो लिस्टेड के केस में 2% हो जाएगी, ठीक है सर। फिर में से कुछ भी हो गया तो आप फाइल कर सकते हो क्लास एक्शन सूट। अब ये देखो कंपनी की 1,50,000 शेयर कैपिटल है, उसमें से 380 लाख वाले ने फाइल करा, तो जब तुम उसको 380 डिवाइड बाय 15,000 करोगे ना तो आएगा 2.54%, 2.54%। तो अब इसको लिस्टेड कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, मतलब 2% से ज्यादा वैल्यू तो आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। बस सर अपना आई थिंक चैप्टर हो गया है, अब कुछ नहीं है, बस फालतू तीनों सेक्शन महारद्दड़ है, तुम चाहो तो क्लास बंद कर दो, तुम्हारी इच्छा, मतलब मैं तो एक बार रीड करा देता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। चलो क्या है सर, जब भी ट्रिब्यूनल के पास अपन एप्लीकेशन फाइल करेंगे एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी क्या चीज देखेगा, मतलब अपन ने
एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी के पास कि यार हमारा ऑपरेशन हो रहा है, हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो एनसीएलटी सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा, सारी एप्लीकेशन को। एनसीएलटी भी तो कुछ चीजें एनालाइज करेगा। एनसीएलटी क्या चीजें एनालाइज करेगा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के पहले? एनसीएलटी देखेगा कि जो भी मेंबर डिपॉजिटर है वो गुड फेथ के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना, पता चला वो खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं जानबूझ के, ऐसा कुछ। साथ में देखेंगे कोई दूसरा बंदा भी इन्वॉल्व है क्या, डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह इसके अंदर, ऐसा कुछ भी उसके अंदर, ठीक है। और ऐसा है कि कोई भी अकेला बंदा फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा, सारे मतलब कि कोई भी अकेला बंदा एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा कि ये यहाँ पे क्लास सूट एक्शन चल रहा है ना, सब बंदे इसी के साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना। ये वही चीज है। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली ये वाली, मतलब डिपॉजिटर या मेंबर वगैरह की, तो ट्रिब्यूनल ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा। ट्रिब्यूनल सर्व करेगा पब्लिक नोटिस सारे मेंबर और सारे डिपॉजिटर को कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। अगर बहुत सारी सिमिलर एप्लीकेशन ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन में है, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, तो सबको कंसोलिडेट करके तुम एक कर दो, सबको कंसोलिडेट करके एक कर दो उस एप्लीकेशन को, उनको बोल देगा। और मेंबर डिपॉजिटर अपना लीड बंदा चुन सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे कौन लड़ेगा, हमारे बिहाफ पे कौन लड़ेगा, ठीक है। अगर मेंबर डिपॉजिटर नहीं चूज कर रहे तो एनसीएलटी अपॉइंट कर देगा किसको। दो क्लास एक्शन सेम केस के लिए अलाउ नहीं है कि सेम कोज है, सबको सेम परेशानी है, तो दो अलग अलग क्लास एक्शन नहीं चलेंगे, सबको एक साथ ही आना चलेगा। और एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, या तो कंपनी बेयर करेगी इस क्लास की, या फिर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जिसने ऑपरेशन कराया लोगों का वो बेयर करेगा। और एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर आएगा वो कंपनी, मेंबर, ऑडिटर, एक्सपर्ट सब पे बाइंडिंग होगा ओवरऑल। ये एमसीक्यू में पेनल्टी आई हुई कि कभी भी एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं माना तो इतना लगेगा, पर सारी पेनल्टी याद नहीं कर सकते तुम, मैंने तुमको कहा था। पर फिर भी जो मैं तुमको जो पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें मैंने एक समराइज कर दिया, तुम्हारी इच्छा हो तो कर लेना। और इस तरह जो ऊपर ये छोड़ दो, फालतू फालतू छोड़ दो, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। डन सर। तो ये अपना हो गया है चैप्टर समाप्त। ये तुमको मैंने बहुत कम चीज छुड़ाई है, छुड़ाई भी ऐसा कुछ नहीं है, एक तो सेक्शन छुड़ाया यार अभी तक, और वो भी कुछ नहीं है उसके अंदर, भी फालतू चीजें हैं मतलब। और बाकी मैंने तुमको रीड करा दिया कि जल्दी जल्दी में जो चीजें थी सब, मुझे पता है शायद थोड़ा जल्दी गया हूं, पर मैंने बोला ना टाइम बाउंडेशन रखनी पड़ेगी। स्पोम में इतना टाइम डिवोट कर दिया अपन ने, तो बाकी 6 सब्जेक्ट में क्या करोगे जिससे रैंक आएगी, जिससे एग्जामिशन आएगी, मेन टाइम उधर डिवोट करो इसीलिए। पर फिर भी आई होप कि सब मैंने पूरा जस्टिफाई करा, अच्छा खासा पूरा कवरेज लिया, 99.99% कवरेज लिया है तुम्हारा, ठीक है ना। और 2-5 मार्क्स का क्वेश्चन गलती से नहीं आए तो छोड़ो ना, भाड़ में जा भाई, हमको तो 50 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए। और आईबीएस में वैसे भी कुछ आया तो सब कुछ पढ़ा ही है ना, बस रटवाया नहीं है, बार बार समझाया नहीं है, बस पेपर खोल के लिखने लग जाना, बुक ले जानी, यहाँ पे ओपन बुक है। चीजों को समझ के चलना, इन चीजों को, ठीक है ना। जितना टाइम डिवोट करना उतना ही करना। अब ऑडिट में मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, बार बार हटाऊंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद बार बार रिवाइज भी कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, क्योंकि ऑडिट में मुझे पता है कि तुम्हारे मार्क्स जुड़ेंगे उधर, इसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। बस भरोसा रखो, चलते चलो, और बाकी सब अच्छे से ही हुआ है अपना। चलो सर, बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।